बधाई। प्रमिला जी मंदिर से घर आई तो दरवाजे पर पहुंचते ही वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोल पड़ी, बहू ये कौन है? किसके साथ तुम बैठकर हंसी मजाक कर रही हो? अरे मैं जरा मंदिर क्या गई, तुमने तो पराये मर्द को घर में घुसा लिया। उनकी बहू सरला सक पका गई और झट से उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगी, माँ जी यह मेरे कॉलेज का फ्रेंड किशोर है, यह यहाँ से गुजर रहा था तो मुझसे मिलने के लिए चला आया। उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मैंने इस लड़के के साथ तुझे एक दिन बाजार में भी देखा था और एक दिन तो इसके साथ आइसक्रीम भी खा रही थी। मैंने तो उसी दिन तुझे कहा था कि तू किसके साथ घूम रही थी, तो तूने उस समय भी यही कहा था कि ये तेरे कॉलेज का फ्रेंड है। अगर ये तेरा फ्रेंड है तो यह हमारे पीठ पीछे घर में क्यों आया? सरला बोलने लगी, मम्मी जी इसे क्या पता था कि आप में से कोई घर पर नहीं रहेगा? आपका भी तो मंदिर जाने का प्रोग्राम अचानक से ही बन गया था ना। मैंने तो इसे इसीलिए बिठा रखा था कि आप घर आ जाए तो यह आपसे भी मिल लेगा। किशोर बात बिगड़ते हुए देख कर कहने लगा, अरे यार मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। सरला शर्मिंदा हो उठी कि उसकी सास ने उसके फ्रेंड के सामने ही उसे डांट लगाई है। सरला भी अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास कहने लगी कि जरूर तू हमारे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही होगी। सरला खुद पर लगे इस इल्जाम से तिल मिला उठी और कहने लगी, मम्मी जी मुझे कुछ भी बोलने से पहले आप यह सोचिए कि मैं इस घर की बहू हूँ। आप घर की बहू पर ऐसा लालचन कैसे लगा सकती हैं? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, आने दे विनोद को, मैं तेरी सारी काली करतूतें उसे बताऊंगी। शाम को जब विनोद घर आया तो उसकी माँ ने खूब नमक मिर्च लगाकर सारी बातें बताई तो विनोद झुंझला उठा और कहने लगा, अरे माँ ऑफिस में मेरी भी कई महिला सहकर्मियों से दोस्ती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके साथ गुलछर्रे उड़ाता हूँ। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। तब प्रमिला जी मन महसूस कर रह गई थी, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए यह बात घर कर गई थी कि बहू का किसी और से अफेयर चल रहा है। वह उस पर कड़ी नजर रखती थी। जब वह फोन पर किसी से बात करती थी तो भी उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, उसे बात बात पर तरह तरह के ताने मारती रहती थी। जब वह बाजार जाती थी तब भी छिपकर उसका पीछा करती थी। बीच में कभी कभार किशोर उससे मिलने भी आ जाता था तो वह घर नहीं आता था। इस पर भी प्रमिला जी उस पर शक करती थी कि अगर वह उसका फ्रेंड है तो अब उससे मिलने के लिए घर क्यों नहीं आता है। लेकिन किशोर समझदार लड़का था, वह समझ गया था कि सरला की सास इतनी शक्की दिमाग की है तो इसीलिए वह सरला से मिलने के लिए अब नहीं आता था। वैसे भी वो किसी की गृहस्थी बर्बाद होने की वजह नहीं बनना चाहता था। खैर धीरे धीरे समय बीता। 8 महीने के बाद एक दिन सरला ने विनोद से कहा कि वह माँ बनने वाली है तो विनोद बहुत खुश हो गया। जब उसने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ ज्यादा खुश नहीं हुई और वो सोचने लगी कि पता नहीं ये बच्चा किसका है। उन्हें अपनी बहू के चरित्र पर संदेह जो हो गया था। खैर धीरे धीरे वक्त बीता। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो प्रमिला जी और विनोद दोनों से लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि सरला का ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद प्रमिला जी अनमने ढंग से अपने बेटे विनोद के साथ अस्पताल में बैठी हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में विनोद की पत्नी सरला बस अपने बच्चे के आने के इंतजार में ऑपरेशन थिएटर की छत को घूर रही थी। उसकी कमर में इंजेक्शन लगाकर उसका शरीर सुन्न कर दिया गया था ताकि उसे दर्द का एहसास न हो। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन के द्वारा उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के रुदन से ऑपरेशन थिएटर गूंजने लगा। नर्स बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। सरला की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे दर्द की अनुभूति जरा भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तब उसे भयंकर पीड़ा हो। खैर अपने नन्हे मुन्ने बेटे के लिए वह सारी पीड़ा हंसते हंसते सहने को तैयार। थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जब उसकी सास कमरे में आई तो गुस्से में कहने लगी, बहू बच्चे की शक्ल तो विनोद से नहीं मिल रही है। मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे चरित्र पर। देखो पहले तुम तुम्हारे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही घर आने के लिए मिलेगा। यह सुनकर सरला हैरान ही रह। तभी विनोद भी चाय लेकर कमरे में आया। माँ की बात सुनकर वह गुस्से में कहने लगा, माँ तुम्हारा फितूर अभी तक उतरा नहीं है। अरे मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है, तुम यह सब क्यों बोल रही हो? प्रमिला जी गुस्से में कहने लगी, अरे बेटा तू जानता नहीं है, मैंने उस किशोर के साथ इसे कई बार बाहर घूमते हुए देखा है। वह हमारी पीठ पीछे न जाने कितनी बार हमारे घर पर आया होगा। उस दिन भी तो मैं मंदिर से जरा जल्दी चली आई थी तो यह किशोर के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। मुझे तो पक्का शक है कि यह बच्चा तेरा नहीं है। विनोद गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, माँ भगवान के लिए चुप हो जाओ। हॉस्पिटल में अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? प्रमिला जी कहने लगी, यह तो तेरी पत्नी को सोचना चाहिए था। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गई और सब लोग खामोश हो गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी, जिसे लाने के लिए विनोद फिर से रूम से बाहर चला गया। तब प्रमिला जी फिर से बहू को कोसने लगी। तब सरला का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। वह बोली, माँ जी मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार जाकर
पापा जी की अलमारी में कपड़ों के पीछे जो रिपोर्ट और एक डायरी रखी है वो पढ़ लीजिए। लगता है आप मुझे भी अपने जैसा ही समझ रही हैं। पापा जी की डायरी पढ़ने के बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तब मुझ पर उंगली उठा लीजिएगा, लेकिन मुझ पर उंगली उठाने से पहले आप जाकर वह डायरी देख लीजिए। उसकी सास हैरान हो गई और सोचने लगी कि मेरे स्वर्गीय पति की डायरी इसे कैसे मिली। उन्हें सोच में डूबे देखकर सरला कहने लगी, 2 महीने पहले सफाई के दौरान वह डायरी मुझे स्टोर रूम के एक पुराने सीक्रेट बॉक्स में मिली। वह डायरी पढ़ने के बाद ही अब आप मेरे सामने आइएगा। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। अब तो प्रमिला जी को घर जाने की जल्दी होने लगी। जब विनोद रूम में आया तो वह तुरंत ही घर चली गई। बहू की बताई हुई जगह से वह रिपोर्ट वाली फाइल और डायरी मिल गई। रिपोर्ट देखते ही प्रमिला जी के हाथों से रिपोर्ट छूटकर गिर गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि उनके पति कभी पिता नहीं बन सकते। उनके माथे से पसीना बहने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी खोली तो उस डायरी में लिखा था, मैं प्रमिला से शादी होने के बाद बहुत खुश, मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था। उसकी खुशी देखकर मुझे लगता था कि मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन उसने मेरे प्यार का अच्छा मजाक उड़ाया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की क्षमता खो चुका था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं प्रमिला को यह सब कैसे बताऊं। मेरे एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे मैं खुद को संभाल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद जब प्रमिला ने बताया कि वह माँ बनने वाली है, तब मेरे पाँव तले जमीन सरक गई। मुझे समझ में आ गया कि प्रमिला बेवफा है, वह मेरा बच्चा था ही नहीं। फिर भी मैं खामोश रहा। अगर मैं ये बात बाहर लाता तो परिवार की बड़ी बदनामी होती। मेरी माँ को हार्ट की बीमारी थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी पत्नी के करीब नहीं जा पाया। प्रमिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उनके पति अपने बेटे के जन्म के बाद से ही अलग कमरे में सोते थे। वो पत्नी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, ना ही पहले की तरह पत्नी से प्यार जताते थे। प्रमिला जी को लगने लगा था कि उनके पति का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वह उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। जीवन भर वो पति के प्रेम के लिए तरसती रह गई। अपने आंसुओं को पल्लू के छोर से पहुंचकर उन्होंने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में आगे लिखा था, प्रमिला सोचती है कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, इसीलिए मैं उसके साथ प्यार भरे पल नहीं बिताता हूँ, लेकिन मैं तो उसे देखते ही एक ऐसी अग्नि में झुलसने लगता हूँ कि मुझे उसकी उपस्थिति मात्र से ही घुटन होने लगती है। उसके साथ एक छत के नीचे रहना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। प्रमिला जी ने डायरी बंद कर दी और वह फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी एक भूल की वजह से उन्होंने अपने जीवन के सच्चे प्रेम को खो दिया था। प्रमिला जी यादों में डूब गयी। एक बार मायके जाने पर उनका पुराना बॉयफ्रेंड उन्हें बाजार में मिल गया। फिर वह उन्हें अपनी बातों में उलझाकर होटल में ले गया और उन दोनों ने मर्यादा की रेखा छिन्न भिन्न कर डाली। उन्होंने उसके बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क रखना चाहा था, लेकिन महीने भर के बाद ही बॉयफ्रेंड की शादी हो गई और उसने प्रमिला से पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद प्रमिला ने सोचा था कि वो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताएगी, मगर पति तो उनसे बहुत दूर जा चुके थे। उसके बाद तो प्रमिला जी के जीवन में कभी सुख के पल आए ही नहीं। एक भूल के बाद वह जीवन भर पति के लिए तड़पती रही। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सजा थी। अब वो जीवन भर पछताने वाली थी कि उनके कारण उनके पति उनसे दूर। वह बहू के चरित्र पर संदेह कर रही थी, लेकिन उनका खुद का चरित्र ही गिरा हुआ था। अब वो बहू से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं रह गयी। 5 दिनों के बाद जब सरला की छुट्टी हुई और वह हॉस्पिटल से घर आई तो उसके साथ खड़ा विनोद हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी। उस दिन के बाद से बहू पर लालछन लगाना तो दूर, वह बहू से नजर मिलाकर बात भी नहीं कर पाती थी। विनोद को उनके इस परिवर्तन का कारण तो समझ नहीं आता था। उसे बस हैरानी होती थी कि अचानक से उसकी माँ इतनी कैसे बदल गई। लेकिन जिस दिन से प्रमिला जी को पता चला था कि बहू को उनके बारे में सारी सच्चाई पता थी, तब से वो उससे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रह गई थी। तो भला अत्याचार क्या करती। अब जब तक उनकी सांसों की डोर चल रही थी, उन्हें हर पल पश्चाताप की अग्नि में झुलसना था, क्योंकि उनकी एक भूल के कारण उनके जीवन भर की खुशियां जलकर सुहा हो चुकी थी। दोस्तों, अपना हमसफर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पति ही है जो जीवन भर अपने साथ रहता है, अपने हर सुख दुख को समझता है। अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पति को अगर धोखा दोगे तो पति कभी भी मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखेगा। दोस्तों, हमारा यही कहना है कि अपने पति के साथ रहें, हमेशा खुश रहें। हर बार पति ही गलत नहीं होता है, कभी कभी पत्नी भी गलत हो जाती है। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।